मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, शाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम जैसे हमने गुट निरपेक्षता के बारे में पूर्व में पढ़ा था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ, जिसमें सावर्जन बर्गर, एम.एस. राजन, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद में हमने उद्देश्यों का अध्ययन किया था। उद्देश्यों के बाद में विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया था और गुट निरपेक्षता की प्रकृति का अध्ययन किया था और उदय के कारण और प्रोत्साहन देने वाले कारकों का अध्ययन किया था। अब हम इसके आगे गुट निरपेक्षता आंदोलन की जो शर्तें हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 मानदंड निर्धारित किए गए थे। ये मानदंड जून 1961 में कायरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे। बैठक में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए जाने के कारण मानदंडों के संबंध में काफ़ी समझौता करना पड़ा। अंततः इन मानदंडों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजने के बारे में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंप दिया गया जिन्होंने काहिरा में तैयारी बैठक में भाग लिया था। यानी इसमें जो कर्णधार थे, नेहरू, नासिर और टिटो ने 5 आधार स्वीकार किए थे। इन मानदंडों के अनुसार किसी भी गुटनिरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जाहिर कर सके तो उतना ही काफ़ी है। इस निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलनों का समर्थन प्रदान करना चाहिए। किस हद तक और किस रूप में यह समर्थन हो, इससे अपरिभाषित छोड़ दिया गया है। तीसरा मापदंड सैनिक गठबंधनों की सदस्यता से संबंधित है, अर्थात गुट निरपेक्ष समझे जाने के लिए देश की बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा और पांचवा मापदंड यह है कि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता अथवा वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का सदस्य है तो वह यह समझौता या संधि जानबूझकर बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से मिस्र, इराक, सीरिया ने किसी समय सैनिक सहायता के सिलसिले में या तो सोवियत संघ से या अमेरिका के साथ समझौता किया था। साइप्रस, इथियोपिया, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, सऊदी अरब ने किसी समय और अब भी अपनी भूमि पर पश्चिमी सैनिक अड्डे बनने की अनुमति दी थी। आज तक गुट निरपेक्षता की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं की गई है। फलस्वरूप प्रत्येक शिखर सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल करने और कुछ पुराने सदस्यों के बने रहने पर ही हल्ला मचा रहता है। सम्मेलन के प्रमुख देश विभिन्न प्रकार के दबाव में होते हैं और वे दूरगामी प्रभावों को चिंता किए बगैर तदर्थ निर्णय लिया करते हैं। कुल मिलाकर सामान्य मानदंड यही रह गया था कि सदस्य बनने के लिए इच्छुक देश सोवियत अथवा अमेरिकी गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस संबंध में वेद प्रताप वैदिक लिखते हैं कि इस आंदोलन के सामने सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि उसके पास अपने नाम की परिभाषा नहीं है। ये रोचक तथ्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस आंदोलन को चलते चलते इतने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि गुट निरपेक्षता की सर्वसम्मत परिभाषा यह है। गुट निरपेक्षता की परिभाषा करते समय हम लोग या तो नेहरू के बयानों या भाषणों के कुछ सटीक टुकड़ों को उद्धृत कर देते हैं, या यही काम जब युगोस्लाव विद्वानों को करना होता है तो वे मार्शल टिटो की उक्तियों का सहारा ले लेते हैं। नेहरू, नासिर, टिटो के बयानों से गुट निरपेक्षता के विभिन्न आयाम तो अवश्य निर्धारित होते हैं, लेकिन समग्र रूप में उनका निरूपण नहीं होता है। गुट निरपेक्षता की परिभाषा को कुछ राष्ट्र गोलमाल क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए कि इस आंदोलन में बिना किसी रुकावट के प्रत्येक तरह के राष्ट्रों को अंदर ले लिया जाए। इसमें वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने अपनी अपनी जमीन पर महाशक्तियों को सैनिक अड्डे बनाने दिए हैं। वे राष्ट्र भी आ जाएं जो सैनिक गठबंधनों के सदस्य रहे हैं। वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने महाशक्तियों के साथ सैनिक समझौते कर रखे हैं। वे राष्ट्र भी आ जाएं जो शस्त्रों की अंधाधुंध दौड़ में निरत हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता को गिरवी रखा है।
दूसरे शब्दों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को परिभाषा विहीन बनाकर चरित्रहीन करने की व्यूह रचना बहुत हद तक सफल भी हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सदस्यता है उसमें जो आधार तय किए गए, अन्य देशों को आमंत्रित किया जाना था, उसमें आधार तय किया गया कि वह देश स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण, सह-अस्तित्व तथा गुटनिरपेक्षता के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता रहे। वह देश उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करता रहे। वह शीत युद्ध के संबंध से संबद्ध किसी भी सैनिक गुट या संधि का सदस्य न हो। उस देश के किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय संधि समझौता सैनिक नहीं हो। उसने शीत युद्ध के संदर्भ में किसी भी महाशक्ति को अपनी सीमा क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति नहीं दी हो। सदस्यों को निमंत्रित करने में इन सभी आधारों को पूर्ण ध्यान में रखा गया तथा यह भी प्रयास किया गया कि पश्चिम अथवा पूर्व का कोई भी समर्थक देश निमंत्रित नहीं किया जाए। पहले सम्मेलन में चीन, फिलीपींस और तुर्की जैसे उन देशों को निमंत्रण नहीं किया गया जो बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में अफ्रेशिया सम्मेलन था उससे में तो सम्मिलित थे, किंतु जिनके दोनों गुटों में किसी के भी साथ निकट संबंध थे। यही नहीं, फ्रांस के उन पूर्व उपनिवेशों को भी आमंत्रित नहीं किया गया जो स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस का समर्थन करते थे। दूसरी तरफ यूरोप से यूगोस्लाविया तथा साइप्रस और लैटिन अमेरिका से क्यूबा को सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद में हम जो अध्ययन करते हैं वह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थाकरण। यानी 1961 में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ तो ना तो उसका कोई स्थायी कार्यालय था, ना ही कोई संगठनात्मक संरचना। धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक संगठनात्मक रूप दिया गया, आंदोलन को संगठनात्मक रूप दिया गया, जिसमें 3 पक्ष थे: समन्वय ब्यूरो, संचार व्यवस्था, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो जो 1970 में लूसाका सम्मेलन में पहली बार समन्वय ब्यूरो स्थापित करने की बात उठी। 1972 के जॉर्ज टाउन विदेश मंत्रियों की बैठक में एक स्थायी समिति का गठन किया गया तथा अल्जियर्स सम्मेलन द्वारा 16 सदस्यों की एक स्थायी समिति बनाई गई। उसे अगले सम्मेलन की तैयारी सौंप दी गई, कार्य करने को सौंपा गया। 1973 में अल्जियर्स में एक स्थायी समिति का स्थान समन्वय ब्यूरो ने लिया। इस ब्यूरो के 2 शिखर सम्मेलनों के मध्य सभी गतिविधियों के समन्वय का उत्तरदायित्व सौंपा गया। कोलंबो शिखर सम्मेलन में इस वैधानिक आधार प्रदान किया गया तथा इसके सदस्यों को भौगोलिक आधार पर सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया था। इस समय एक स्थायी सचिवालय की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। वर्तमान में समन्वय ब्यूरो के सदस्यों का निर्वाचन होता है। 1983 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर 66 कर दी गई। इनमें से 31 सदस्य अफ्रीका से, 23 एशिया से, 10 लैटिन अमेरिका से, 2 यूरोप से चुने जाते हैं। इससे पहले 17 सदस्यों को सर्वसम्मति से नामजद किया जाता था। यानी इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले नामजद किया जाता था। और शिखर समन्वय ब्यूरो में गुटनिरपेक्षता देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपयोगी सक्रिय केंद्र है। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कार्यकारी भुजा कहा जाता है। इसके स्वरूप एक तैयारी समिति की भांति जो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मसौदे तैयार करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई एवं अगुवाई करता है। यानी इतना कार्य समन्वय ब्यूरो करता है। संचार व्यवस्था के बारे में, जैसे कि गुटनिरपेक्ष देशों ने यद्यपि स्थायी सचिवालय की स्थापना तो नहीं की, किंतु आपस में अनवरत संचार बनाए रखने की आवश्यकता का अनुभव किया गया तथा इसे आपसी सहयोग और एकता हेतु भी अनिवार्य माना गया। इन देशों
के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि तो माह में एक बार अवश्य मिलते ही हैं। इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरंतर सूचनाओं के आदान प्रदान को एशिया तथा अफ्रीका के राज्यों की एकता के लिए आवश्यक भी समझा है। इस संबंध में 1973 के अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन ने पहल की और सूचना व्यवस्था के पुनर्निर्माण की मांग की, जिससे वे आपस में स्वतंत्र, शीघ्र और सीधे संचार संबंध स्थापित कर सके। अनेक प्रयासों के बाद 1976 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इन्होंने एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था यानी न्यू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ऑर्डर स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके द्वारा गुटनिरपेक्ष देशों का न्यूज़ पूल और नॉन अलाइन प्रेस एजेंसीज पूल भी स्थापित किया गया, जिसका अपना संविधान और समन्वय मूलक था। इस सम्मेलन के सुझावों को 1976 के कोलंबो शिखर सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन तथा शिखर सम्मेलन, यानी कि शिखर सम्मेलन से पूर्व गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें आने वाले सम्मेलन हेतु कार्यसूची तैयार की जाती है तथा आंदोलन के सदस्य बनने के इच्छुक देशों के आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श भी किया जाता है। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में निश्चित किया गया कि प्रति दूसरे वर्ष समान महत्व के आर्थिक प्रश्नों पर पुनः विचार किया जाएगा। क्षेत्रीय आधार पर 4 सदस्य चुने जाएंगे जो आर्थिक प्रश्नों पर सहयोग तथा समन्वय का कार्य करेंगे। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की आवश्यकता होने पर असाधारण बैठक भी बुलाई जा सकती है। उदाहरणतः अप्रैल 1985 को नामीबिया के प्रश्न पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में ऐसी बैठक बुलाई गई थी। लूसाका सम्मेलन में यह भी निश्चित किया गया कि सामान्यतः 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आयोजक देश अगले आयोजन तक आंदोलन का प्रमुख बना रहेगा। इस दौरान सदस्य देशों से संपर्क बनाए रखेगा, आंदोलन की कार्रवाइयों को अबाध रूप से आगे बढ़ाता रहेगा। यानी कि इसमें हम विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री ही भाग लेते हैं। सम्मेलन जहाँ गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है, वहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों के आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श भी करता है। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श भी करता है। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास भी करता है। समय समय पर सम्मेलन होते रहते हैं और इस संबंध में वो वार्ता के लिए बैठक भी करते रहते हैं। यानी कि अप्रैल 1985 जो बुलाई गई थी असाधारण बैठक, उसमें दक्षिण अफ्रीका की निंदा भी की गई थी। शिखर सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन में जैसे कि लूसाका में ये निश्चित किया गया कि सामान्यतः प्रति 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और आयोजक देश जो है अगले आयोजन तक आंदोलन का प्रमुख बना रहेगा। इस दौरान सदस्य देशों से संपर्क बनाए रखेगा, आंदोलन की कार्रवाई को आबाद रूप से आगे बढ़ाता रहेगा। यानी कि शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। ये सम्मेलन प्रति 3 वर्ष बाद होता है। गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन प्राय 4 प्रकार के सदस्य हैं। 4 प्रकार के सदस्यों में विशेष रूप से पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक, गैर सदस्य राज्य, अतिथि राज्य। शिखर सम्मेलनों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। 1961 से 2016 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 17वां शिखर सम्मेलन 16 से 17 सितंबर 2016 को मारिटा द्वीप वेनेजुएला में आयोजित किया गया था। यानी कि शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया उसका हम इसके आगे के भाग में अध्ययन करेंगे, जिसमें बेलग्रेड पहला सम्मेलन हुआ, उसके बाद कायरा हुआ, उसके बाद लुसाका, फिर अल्जीरियस, फिर कोलंबो, हवाना, नई दिल्ली, हरारे, बेलग्रेड, जकार्ता, कार्टगेना, डरबन, कुआलालंपुर, हवाना, शर्म अल शेख, तेहरान, मारिटा द्वीप यानी वेनेजुएला में। जिस समय शिखर सम्मेलन चालू हुए उस समय सदस्य देशों की संख्या 25 थी। आज जो 2016 में जो सम्मेलन हुआ उसमें सदस्यों की संख्या 120 है।
यानी कि विश्व की हम 200 में से 120 यानी 60% देश जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश हैं। इसके बाद में आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।